देखो, कल हमने जो पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 1 में, वो चैप्टर का जो पहली एक्सरसाइज थी, हमने एक्सरसाइज 4 बना रखी इस चैप्टर में न्यूक्लियाई में। एक तो न्यूक्लियाई क्या है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, फिर न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो न्यूक्लियाई की जनरल प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में हमने बात कर ली थी कि न्यूक्लियाई की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, उसके अंदर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, क्या जेम्स चैडविक का क्या सारा वो था, बेरिलियम पे कैसे स्ट्राइक करवा रहे थे वो अल्फा पार्टिकल, और कैसे उनमें से हाई एनर्जेटिक चार्ज वो न्यूट्रल पार्टिकल्स निकल रहे थे, तो वो वहाँ से डिस्कवरी हुई थी। 1932 में उनको क्या है, नोबेल प्राइज़ मिल गया था। फिर ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, वो वाटरमेलन के एग्जांपल से लेके हमने समझ लिया था, इसकी वैल्यू भी निकाल ली थी हमने। ये मास को मेजर करने की एक छोटी सी यूनिट है, छोटा मास मेजर करने के लिए 1.66 इंटू 10⁻27 kg। फिर हमने न्यूक्लियाई का क्लासिफिकेशन भी देख लिया था, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोमर्स और ये मिरर न्यूक्लियाई। इनमें क्या चीज़ सेम रहती है, क्या डिफरेंट रहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या खेल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या खेल है, वो सारा हमने देख लिया था विद एग्जांपल। और साइज ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में भी हमने बात कर ली थी। इसकी रेडियस हमने निकाल ली थी, है ना। तो रेडियस वगैरह भी हमने निकाल ली थी भाई। जो फॉर्मूला हमारे पास आया था ऐसा कुछ, R इक्वल आर नोट ए की पावर 1/3, है ना। जहाँ आर नोट क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर या 1.2 फर्मी। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इस न्यूक्लियाई की डेंसिटी। देखो, एक्सरसाइज पहली ही चल रही है, अब ये खत्म नहीं हुई है। न्यूक्लियर फोर्स अगली एक्सरसाइज में आएगा, यहाँ पर अगली एक्सरसाइज में आएगा। फिर रेडियो एक्टिविटी आएगी और फिर न्यूक्लियर एनर्जी आएगी। तो अभी फ़िलहाल हम जो कर रहे हैं वो ये 13.1 ही चल रही है। इसके अंदर हमें जो बचा कुचा पार्ट है वो आज कवर करना है। एक तो डेंसिटी क्या होती है, इसकी न्यूक्लियाई की डेंसिटी कितनी होती है वो देखनी है। कितनी बड़ी वैल्यू है, कैसे वो मतलब कैसे दिमाग हिला देगी देखना, वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, हल्की फुल्की वैल्यू नहीं बिल्कुल भी। फिर एनर्जी मास एक रिलेशन क्या है, क्या इक्विवेलेंस है कि एनर्जी को मास में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, मास कैसे कंजर्व नहीं रहता है, वो सब हमें देखना है। और कितनी इनॉर्मस अमाउंट की एनर्जी निकलती है, कैसे एटम बॉम्ब वगैरह, एक छोटा सा एटम कैसे शहर तबाह कर सकता है, तो वो एनर्जी यहीं से निकल के आती है। इसी इक्वेशन पे ही एटम बॉम्ब बने। ये इक्वेशन इतनी फेमस है कि आर्ट वाले बच्चों को पता होता है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन है ये, जो साइंस फील्ड से नहीं होता उनको पता होती है। फिर ये मास डिफेक्ट हमें देखना है कि मास कंजर्व नहीं रहता, मास कहाँ गायब हो जाता है, और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हमें देखना है। फिर बाद में देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। तो देखो भाई, जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो पहले डेंसिटी सीधे सीधे तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि ये कितना मतलब इनॉर्मस अमाउंट आएगा, वो कितना बड़ी वैल्यू आएगी। तो जैसे हमें पता है कि भाई अगर कोई हल्की चीज़ है, जैसे हीलियम है, स्मॉल न्यूक्लियस है, हीलियम का नंबर 2 पे आता है। और आयरन है, ये 26 नंबर पे आता है। इसके अंदर 56 न्यूक्लियॉन्स हैं, इसके अंदर 56 लोग रहते हैं, लेकिन हीलियम के अंदर 4 लोग ही रहते हैं। तो कम लोग रहेंगे तो कम जगह घेरेंगे, कम वॉल्यूम लेंगे। ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा जगह घेरेंगे। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मास नंबर के, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उतना ज़्यादा इनका वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। जैसे पानी का क्या है, वाटर की डेंसिटी देखो क्या होती है। अगर तुम ग्लास में ले हो तो थोड़ा मास आएगा, कोई 100 ग्राम 200 ग्राम। लेकिन अगर तुम पूरा टंकी भर के ले हो तो उसमें कई किलोग्राम आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, जब तुमने ज़्यादा मास लिया तो ज़्यादा जगह घेरी उसने, है कि नहीं। पर डेंसिटी तो उतनी है ना, चाहे तुम गिलास में देखो चाहे इसके अंदर देखो, तुम्हारी टंकी के अंदर देखो, तो डेंसिटी तो फिर भी सेम ही है, ठीक है। तो डेंसिटी चाहे तुम भाई पूरे समुद्र में से कोई एक गिलास पानी निकाल के लाओ, चाहे पूरे मतलब मटके में से निकाल के लाओ, डेंसिटी उतनी ही रहती है। तो डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो वही हमें यहाँ पर देखना है न्यूक्लियाई की डेंसिटीज के लिए। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो। तो तुम्हारे एनसीईआरटी ने एक सवाल पूछ रखा है एक्सरसाइज में, देखो फ्रॉम द रिलेशन, ये रेडियस वाला रिलेशन यूज करना है जो हमने कल डिराइव किया था साइज के लिए, और जिसमें आर नोट एक कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू हमें पता है। ए क्या था, मास नंबर ऑफ दी न्यूक्लियस था, ये भी हमें पता है। सवाल तो यहाँ से शुरू है, सो दैट प्रूव करो, मतलब ऐसा डिराइव करो तुम, या क्या कि द न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट ही होती है इंडिपेंडेंट ऑफ ए। इंडिपेंडेंट ऑफ ए का मतलब कि इसमें ए है 4, इसमें ए है 56, भाई 4 होती 56। ये कह रहे कि डेंसिटी आती है सेम, इन चीज़ों से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। ये तुम्हें साबित करके दिखाना है। तो कैसे साबित करेंगे हम इसको, इसको साबित हम ऐसे करेंगे। देखो, अगर डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी क्या होती है,
टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल मास न्यूक्लियाई का कहाँ से निकलेगा? टोटल मास निकलेगा कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियन है, कितने न्यूक्लियन है, और एक न्यूक्लियन का वजन कितना होता है। जैसे देखो न्यूक्लियन क्या हो सकता है, या तो प्रोटॉन हो सकता है या न्यूट्रॉन हो सकता है। तो इसको एक गिना जाएगा, इसको एक गिना जाएगा, ऐसे गिनते हैं ना हम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? प्रोटॉन का मास हमें पता है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और एक एएमयू का वजन कितना होता है ये भी हमें पता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका मतलब हमने क्या कह दिया था कि जो ये एमपी आया है ना, एमपी, ये एएमयू की भाषा में 1.0072 टाइम्स ही आता है। देखो कंपेयर करके देखो, ये दोनों चीज़ें बराबर सी ही लग रही है। तो इसका मतलब एक जो प्रोटॉन का मास होता है ऑलमोस्ट एएमयू के बराबर ही होता है, बस एएमयू से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। मतलब थोड़े से ज़्यादा एएमयू लेने पड़ेंगे जब जाके इतनी वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियन का वजन, एक न्यूक्लियन चाहे प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, इसका जो वजन है वो ऑलमोस्ट हम एक एएमयू या एक यू मान के चल रहे हैं फिलहाल अपनी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया भाई। तो मेरे पास पूरे न्यूक्लियाई के अंदर जैसे हीलियम में ही 4 न्यूक्लियंस हैं, तो मैं क्या कहूँगा, इसका वजन जो कितना है, टोटल जो मास हो कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू एक न्यूक्लियन का वजन, ऐसे तो कहूँगा। तो 4 न्यूक्लियन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, और उनका वजन कितना है, एक एक एएमयू मैंने मान लिया। तो कितना जाएगा, 4 एएमयू, ऐसा अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूँ, आता तो 4 पॉइंट कुछ है पर 4 मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसा मानना है। तो यहाँ पर टोटल मास को क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है उसके अंदर, कितने इंसान रहते हैं, और एक इंसान का वजन एक एएमयू के बराबर है। देखो अगर प्रोटॉन इंसान है वहां पर तो उसका वजन 1.0072 एएमयू होता है। अगर न्यूट्रॉन इंसान है वहां पर तो उसका वजन 1.0086 एएमयू होता है। पर हम इनको 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, 1 एएमयू मान के चल रहे हैं फिलहाल ऐसे करके। तो जितने इंसान है ए इंसान है, उनके अंदर ए न्यूक्लियंस हैं, और कितना वजन है एक इंसान का, एक एएमयू। तो टोटल वजन मिल गया न्यूक्लियाई का। और टोटल वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा 4/3 पाई r³ से, वो हमें मिलेगा 4/3 पाई r³ से। अब हमें ये रिलेशन इस्तेमाल करना है, ये वाला जो हमें दिया है रेडियस का, कि क्या होती है रेडियस। तो भाई रेडियस का इसके अंदर लिख दो, a इंटू 1 AMU डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, आर की जगह लिखूंगा मैं r0 1/3 का होल क्यूब, लिख दिया। यही है ना r³, तो r की वैल्यू रख दी मैंने इसके अंदर, सब्सटीट्यूट करवा दी। जो अपना ये r था, ये वाला जो r था, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया है, ये वाली वैल्यू रख दी, इतनी वैल्यू। यही था फॉर्मूला, ये मैंने वैल्यू रख दी। अब इसका सोल्व कर लेते हैं, मतलब क्यूब रूट खोल लेते हैं, जो भी है इसका क्यूब है जो, वो खोल लेते हैं, एक्सपेंड करा लेते हैं इसको। तो आ जाएगा ऊपर 1 AMU डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, r0 का तो हो गया क्यूब और a रह गया एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है वो क्या, कि a से a कट गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का लेना देना ही नहीं है यहाँ पर। और यही सवाल में कहा था इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है, ऐसा साबित करके हमें दो। तो हमने क्या साबित कर दिया है कि ये होता है। अभी 3 को ऊपर भेज दो थोड़ी देर के लिए, 3 इंटू 1 AMU डिवाइडेड बाई 4/r0³, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू में कहीं पर भी ए की वैल्यू नहीं आ रही, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस की वैल्यू नहीं आ रही, और सारी वैल्यू तुम गौर से देखो कांस्टेंट ही है। 1 AMU की वैल्यू फिक्स है, ठीक है, कोई सब न्यूक्लियाई आए 1 AMU इतना ही रहे। r0 की वैल्यू भी फिक्स है। तो ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पे डिपेंड ही नहीं करती, कितना ही भारी न्यूक्लियाई हो, कितना ही हल्का न्यूक्लियाई हो, आयरन हो, हीलियम हो, कुछ भी हो, सबकी डेंसिटी सेम रहती। हीलियम है तो थोड़ी सी जगह में समा जाएगा, आयरन है तो ज़्यादा जगह घेरेगा, बस इतना सा ही तो है, पर डेंसिटी तो सेम है। अब 1 किलो पानी है तो थोड़ी जगह में आ जाएगा, 10 किलो पानी तो ज़्यादा जगह में आएगा, डेंसिटी तो सेम ही है ना पानी की। वही चीज़ यहाँ पर हुई है। तो या तो इस सवाल को यहीं छोड़ा जा सकता था, या तो तुम इसको यहीं छोड़ दो कि हाँ भाई 1.5 नंबर का सवाल आया है, ऐसा साबित कर दो इंडिपेंडेंट ऑफ एट ए,
मास नंबर, तो हमने इसको कर दिया साबित। लेकिन अगर तुम चाहो ना 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 वैल्यू बताओ, कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा स्टूडेंट ट्रैप है जहाँ हम फंस जाते हैं। वो ट्रैप क्या है, देखो ट्रैप ये है कि हम एक एएमयू को चेंज करना भूल जाते हैं। एएमयू को एक तो किलोग्राम में लिखना है सीधा सीधा एसआई यूनिट में, और एक जो आर नोट की जो वैल्यू होती है वो 1.2 फर्मी होती है। आर नोट जो होता है वो 1.2 फर्मी होता है, तो उसको मीटर में बदलना ना भूले, तो मीटर में आ जाएगा -15 ऐसे करके मीटर। तो ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर रख देंगे। एएमयू की वैल्यू भी हमें पता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg होती। ये सारी वैल्यू जब हम रख के इसके अंदर सोल्व करेंगे, तो मैं कैलकुलेशन बचाने के लिए, जल्दी करने के लिए, थोड़ा टाइम बचाने के लिए पहले ही लिख के लाया हूँ, ठीक है। इसमें देखो एम की वैल्यू लिख दी, ये मतलब एएमयू की वैल्यू लिख दी और आर नोट की वैल्यू, दोनों वैल्यू लिख दी। तो 3 एएमयू था, लिख दिया दोनों, 4 पाई था और आर नोट का क्यूब था, तो ये लिख दिया। जब इन सारी वैल्यूज को आप लोग सोल्व करोगे कि भाई ये ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आया, जब तुमने इसका क्यूब किया तो ये इतना आया। और कल हमने एक ऐसा किया भी था, रेडियाई का जो वो रेशियो ले रहे थे ना, गोल्ड और सिल्वर की रेडियाई का रेशियो ले रहे थे, तो इसका 197 था, इसका 107 था, नीचे वाले का क्यूब रूट ले रहे थे, तो क्यूब रूट ऐसा कुछ फंस गया था 1.8 का क्यूब रूट। तो देख लो ये 1.2 का क्यूब करने से 1.8 सा ही आ रहा है, इसका मतलब इसका क्यूब रूट 1.2 ही आएगा। ऐसा मैंने कल आप लोगों को बताया भी था उस सवाल में। ये था एक्सरसाइज का 13.4 वाला, रेडियाई का रेशियो वाला, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जब 4 पाई को तुमने मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आ गया, ठीक है। जब तुम इनको सबको सोल्व करोगे, जब इन सारी वैल्यूज को आप लोग सोल्व करोगे, तो ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। ये एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, कि जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियाई की वो 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब होती है, फिक्स है ये सबके लिए सेम है। अब चाहे तुमसे आयरन का पूछे, चाहे तुमसे हीलियम का पूछे, किसी का भी पूछे, ये फिक्स वैल्यू है। इसका मतलब ये एमसीक्यू में भी आ सकती है कि बताओ डेंसिटी कितनी होती है। अभी कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है, दिमाग हमारा इसको पचा नहीं सकता, मतलब ऐसे सीधा सीधा दिमाग में नहीं घुसता ये। तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज से जब कैलकुलेट करेंगे ना, मतलब हमारी लेमन लैंग्वेज में अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे इस वैल्यू को, जब तुम्हें समझ आएगी। तो ये तो है भाई न्यूक्लियाई की। अगर मैं पानी की लिखूं, वाटर की डेंसिटी लिखूं, तो वो होती है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो कितनी बड़ी वैल्यू, इसकी पावर 3, इसकी पावर 17, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। न्यूट्रॉन स्टार में होती है इतनी भयंकर डेंसिटी। अब देखो इसको कैसे समझ सकते हैं हम, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि भाई हम रह रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में जो गाड़ियां हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 टन की होती है, मतलब ऐसा अप्रोक्स लेके चल रहा हूँ कि 1 टन मतलब 10 क्विंटल यानी 1000 किलो की। तो मास ऑफ ए कार ऑलमोस्ट कितना होता है, वो होता है 1000 kg। 1000 किलो की कोई गाड़ी होती है, 100 किलो की बाइक होती है, 1000 किलो की गाड़ी होती है, ऐसा अप्रोक्स करके मान के चल रहे। अगर मेरे पास ऐसा एक क्यूब हो, छोटा सा क्यूब हो, ऐसा क्यूब कैसा, जिसका जो डायमेंशन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का हो, मतलब 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो, 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई हो। तो तुम इसको सोच लो हाथ में कैसा लगेगा, 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा, मतलब इसको मुट्ठी में बंद किया जा सकता है, इतना सा क्यूब है ये। इसका ये तुम्हें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ही तो दे रखा है। और डेंसिटी हमें पता है कितनी, मतलब मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियाई मैटर का हम 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना टुकड़ा हमारे हाथ में लेते हैं, तो न्यूक्लियाई वाली डेंसिटी इस्तेमाल करता हूँ, यही वाली उठा के 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, इतना डेंस है ये। तो इसका वजन कितना होगा, इसका मास कितना होगा, वो कैसे निकाल सकते हैं हम। तो हमें फॉर्मूला पता है भाई, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाला इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मास क्या जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो भाई डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, पर एक चीज ध्यान रखना, इस वॉल्यूम को हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो मीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, क्योंकि भाई सारी चीजें क्या है उसी यूनिट में होनी चाहिए। तो मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर -2 मीटर, इसका भी क्यूब करना है हमें। तो हमें क्या मिल गया, ये 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ऐसा करके मैंने लिख दिया। तो यहाँ अब डेंसिटी की वैल्यू लिखूंगा मैं। अब डेंसिटी की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम लिख रहा हूँ मैं 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया,
तो आंसर आ जाएगा मेरा केजी में कितना आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻11 केजी, यानी ऐसा लिख सकते हैं हमको 2.3 इंटू 10⁻, सही चल रहा है हाँ, इतना ही आएगा। तो इस कितना केजी हो गया, इतना केजी मेरे पास वजन है। यानी देखो अब सिनेरियो फिर से समझो, मेरे हाथ में कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई टुकड़ा है, मतलब कोई वॉल्यूम है, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, ऐसे मुट्ठी में बंद कर रखा है। उसकी डेंसिटी न्यूक्लियाई के बराबर है, 2.3 इंटू 10⁻17 इतनी है डेंस न्यूक्लियाई, वो डेंसिटी का है वो, ठीक है, इतनी डेंसिटी का है वो। तो उसका वजन कितना होगा, उसका वजन होगा भाई 2.3 इंटू 10⁻11 केजी। ये समझ रहे हो कितना होता है 10⁻11 कितना होता है, 10⁹ में हो जाता है 100 करोड़, ठीक है। और ये है 230 गुना 10⁹, यानी 230 गुना 100 करोड़, ऐसा कुछ है। इतनी बड़ी वैल्यू है, इतना हैवी है, इतने किलो, इतने किलो वजन तुम्हारे हाथ में। अब इतने किलो में कितनी गाड़ियां आ सकती वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो देखो एक कार का वजन है इतना, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कितनी नंबर ऑफ कार्स बनाई जा सकती है, इस वजन से कितनी कार बनाई जा सकती है। तो मैं नंबर ऑफ कार निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ कार। तो नंबर ऑफ कार कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे पास जो टोटल मास है इतना है इस डब्बे में, इतना केजी, और एक कार का वजन होता है 1000 केजी। तो 3 पावर कट गई, आंसर कितना आ गया 2.3 इंटू 10⁸, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो नंबर ऑफ कार है इसको एन से डिनोट करूं तो मैं एन की वैल्यू मेरी आ गई 2.3 को 23 लिख देता हूं, और इसको 10⁻7 लिख देता हूँ, 10 उधार ले लिया मैंने। और ये 10⁻7 अगर तुम गिनोगे ना तो ये होता है भाई करोड़। 23 करोड़ गाड़ियों का जितना वजन होता है, यानी तुम क्या करो पूरे इंडिया की सारी गाड़ियां लो, 23 करोड़ तो होंगी कम से कम, 150 करोड़ इंसान है तो 5-6 इंसानों में से किसी न किसी के पास तो गाड़ी होती है। तो 23 करोड़ गाड़ियां मान लेते हैं इंडिया में, सारी गाड़ियों को लो पिघला दो और उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे में भर दो, बस उस सारे मास को 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे में भर दो, तो उसकी कितनी भयंकर डेंसिटी होगी, यानी पूरे इंडिया की गाड़ियां सिर्फ तुम्हारी मुट्ठी में। तो कितनी भयंकर डेंसिटी है वो, सोच के देखो, उतनी डेंसिटी होती है न्यूक्लियाई की। तो हमने न्यूक्लियाई वाली डेंसिटी से ये ऐसे साबित किया है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का तुम्हारे हाथ में कोई डब्बा होता तो उसके अंदर कितना मास हो सकता था, और उस मास के अंदर क्या हो सकता है, कितनी गाड़ियां समा सकती है ये। तो इतनी भयंकर डेंसिटी होती है न्यूक्लियाई की। ये वैल्यू याद रखना भाई, 2.3 इंटू 10⁻17। इसको रियल लाइफ एनालॉजी से मैंने आपको समझा दिया है, भूल लोगे नहीं। तो आपके एनसीईआरटी ने देखो ये तो करवाया था एक्सरसाइज का सवाल कि ये साबित करो कि ये उस पर डिपेंड नहीं करता मास नंबर पे, कि ये आयरन हो हीलियम हो कैसा भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं, सबके लिए कांस्टेंट होती। और फिर बेवकूफ़ बना रहे, देखो अब अगले सवाल से एग्जाम्पल में दिया है एक और सवाल। एग्जाम्पल में सवाल क्या दिया है, आयरन दिया है कि गिवन द मास ऑफ द आयरन, आयरन का तुम्हें मास दे दिया, आयरन न्यूक्लियस का वजन दे दिया इतना है, ठीक है, और इसका मास नंबर दे दिया, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि मास और मास नंबर दोनों सेम नहीं होते, मास अलग चीज है, मास नंबर अलग चीज है। मास नंबर सिर्फ काउंटिंग बताता है कि उसके अंदर कितने इंसान रहते हैं, और मास ये बताता है कि उसका एक्चुअल में वजन कितना है। ये दोनों सेम नहीं होते, ठीक है, कल ही बता दिया था मैंने। अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी, तुमसे डेंसिटी पूछवाइए कि डेंसिटी बताओ। तो भाई सीधा सीधा तुम्हें पता है आंसर क्या आना है, आंसर आना है 2.3 इंटू 10⁻17। पर फिर भी उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आप लोगों को क्या है, थोड़ी सी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी कि भाई हमें ऐसे ऐसे किया फिर जाके हमारा आंसर ऐसा ऐसा आया। तो हम शुरू हो जाते हैं भाई, डेंसिटी फिर से मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना दे रखा है, मास ऑलरेडी गिवन है 55.85 AMU, या यू लिख सकते हैं इसकी जगह। वॉल्यूम हम निकालेंगे अभी 4/3 πr³ से, r³ से निकालेंगे। तो पहले तो इस AMU को केजी में बदल लेते हैं कि कितना होता है केजी में। तो इसको क्या करोगे तुम भाई, मास लिख लेता हूं मैं साइड में कि 55.85 AMU, इसको केजी में लिखूंगा तो क्या जाएगा 55.85। AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.66 10⁻⁻27 केजी, हो गया। तो m की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होके कितनी आ गई, ये जब इसको प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 92.7। देखो 55 का 1.5 गुना सा, तो 55 का 1.5 गुना सा
ऑलमोस्ट 92 या 93 के आसपास जाएगा, और पावर कितनी बच गई, 10 की पावर -27 बच गई। ठीक है, 10 की पावर -27 यहाँ पर बच गई, एज इट इज लिख दिया भाई। ये मैं वैल्यू कहाँ से ला रहा हूँ, आपको लग रहा होगा इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे, भाई पहले से कैलकुलेट करके रख रखा है, टाइम बचा रहे हैं हम तो कैलकुलेशन करना मकसद नहीं क्लास का, मकसद है तरीका समझाना कि हो कैसे रहा है कैसे भी। तो ये तो तुम आराम से बैठ के कर लेना इनको, गुणा भाग तो इतना आपको आता ही। यानी ये आ गया 9.27 इंटू 10 की पावर। अब यहाँ पर भी कई लोग फंस जाते हैं पॉइंट खिसकाने में, पॉइंट खिसकाते हैं तो पावर कैसे खिसकती है। इसके लिए सीधा सीधा तरीका है, इसको 10 से डिवाइड किया और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड वाला उसके पॉइंट को खिसका देगा और मल्टीप्लाई वाला इसकी पावर को सेट कर देगा, तो इतना आ जाएगा, इतना केजी वजन आ गया। तो मास मेरे को मिल चुका है, वॉल्यूम मेरे को पता करना है, तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम और साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी होती है, R0 1 की पावर 1/3, ये फॉर्मूला याद रखना, आर का रेडियस का, जो कल डिराइव किया था पिछले क्लास में। जब ये करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, R0 का तो हो गया क्यूब और ए का क्यूब रूट हट गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहां रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 56, तो वैल्यू रख दो 4/3 पाई की वैल्यू रख दी इंटू R0 के क्यूब, R0 की वैल्यू रखी 1.2 फर्मी होता है, तो मीटर में रख के उसका कर दिया क्यूब, और ए की वैल्यू रखी 56। जब ये आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4.05 इंटू 10 की पावर -43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, मतलब से ओनली मीटर क्यूब। अब हमें डेंसिटी निकालनी है, देखो ये भी यहीं लिख रखी है वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट करके। जब हम डेंसिटी निकालेंगे तो फिर लिख देंगे मास अपॉन वॉल्यूम, ये दोनों वैल्यूज उठा के इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे और वो जो आंसर आएगा वो उतना ही आएगा, 2.3 इंटू 10 की पावर 27 kg। अब आप कहेंगे कि इतनी हैवी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे एग्जाम में, तो भाई आपको नहीं करनी है, आपको तो सीधा सीधा शॉर्टकट लगाना है। कैसे शॉर्टकट ऐसे लगाओगे कि भाई रो होता है m/v, m की जगह ऐसे लिखना कि भाई तुमने दिया था 55.85 AMU और नीचे होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वो आर क्यूब जो तुम सोल्व करोगे तो ऐसे ही आएगा, R0 का क्यूब और ए, ऐसे सोल्व कर लिया। फिर तुम कह देना ए की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 56, है ना 56, और ये 56 से सीधा सीधा काट देना इसको, कि जो तुम्हारे पास ये आया ना ये और ये 56 सीधा काट देना, चक्रों में मत पड़ना 55 पॉइंट इतना, तो 55 पॉइंट स्क्वायर 56 को सीधा काट देना, तो ऊपर बचेगा सिर्फ AMU, और AMU की वैल्यू तुम्हें पता है, और AMU अपॉन ये, यानी रो बराबर क्या बचा, एक AMU अपॉन 4/3, तो 4/3 का 3 ऊपर चला गया ना, तो 3 ऊपर चला गया, 4 पाई R0 क्यूब। और ये वैल्यू भाई आपने अभी अभी सोल्व करी, ऊपर गौर से देखो इसको, ऊपर अभी अभी लिख के आए ये रही ये, ठीक है। इसकी सारी जब वैल्यूज रखने की थोड़ी सी एक्टिंग करनी है कि भाई हमने इसकी वैल्यूज रखी है, इसके अंदर AMU की वैल्यू रखी है, R0 की वैल्यू रखी है, क्यूब की है, बस वैल्यू रख के एक्टिंग करनी है और लास्ट में सीधा रिजल्ट ये लिख देना, क्योंकि कैलकुलेट करके यही आता है 2.3 इंटू 10 की पावर 17। ठीक है, तो सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करवानी है और सीधा लिख देना है कि 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहां पर देखो तुम याद तो कर लोगे वैल्यू, पर तुम्हें फंसाएंगे कैसे, कि क्योंकि MCQ यहाँ से अंडरस्टैंडिंग का है ना कि नॉलेज का। अंडरस्टैंडिंग मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत तो ज्ञान भी होना चाहिए उसका, ऐसे नहीं सीधी सीधी वैल्यूज से काम चल जाए। तो वो क्या कहेंगे, डेंसिटी कितनी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ऐसा पूछ लेंगे, वहां फंस जाओगे तुम। तो किलोग्राम का ग्राम लिखना, मीटर का सेंटीमीटर क्यूब लिखना, यहां फंस जाओगे क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि पावर बदलेगी। अब पावर बदलेगी, कैसे बदलेगी, क्योंकि भाई 1 किलोग्राम की जगह तो तुम क्या लिखोगे, देखो वैसे इसको ऐसे सोल्व करोगे कि इसकी जगह तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 10 की पावर 3 ग्राम, और इस मीटर क्यूब की जगह तुम्हें लिखना पड़ेगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो पावर कट पिट के बचेगी ऊपर जाके सिर्फ -3, तो -3 जब इसमें से हो जाएगा तो आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 14, ऐसा बचेगा। तो आंसर पलट जाएगा। तो ध्यान रखना, जैसे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो भाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, पर सेंटीमीटर क्यूब में लाते ना
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदल के लाते हैं तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती। ठीक है, तो वैल्यू दोनों में ही आपको मतलब एक में याद रखो, दूसरे में तो कन्वर्ट करना आसान है, आप कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों में फंसना मत, हो जाएगा ऐसा। तो ऐसी जगह अगर मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा दे दूँ, ना 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 ये तो गोल्ड का न्यूक्लियाई है, गोल्ड के न्यूक्लियाई की वैल्यू दे दूँ यहाँ पर कुछ अजीब सी 200 करके कुछ ऐसी वैल्यू है, तो तुम उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपको तो बस वही वैल्यू रख के थोड़ी देर एक्टिंग करनी है कि हाँ भाई सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, लास्ट में यही आंसर निकाल के दिखा देना, क्योंकि यही आने वाला है, यही कांस्टेंट वैल्यू होती। ठीक है, हो जाएगा। अब जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, डेंसिटी हमने निपटा दिया, अब मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है कि मास डिफेक्ट क्या होता है। सुनो, तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम कैसे आई, यही से हमें पता चलेगा कि मास इज नॉट कंजर्व्ड। ये मास डिफेक्ट की प्रॉब्लम कहाँ से आई। हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को तोल के देख रहे थे। ऑक्सीजन के अंदर क्या है भाई, 8, तो मतलब ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो क्या होता है, ये ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है और इसका 16 मास नंबर होता है। ऐसा करके हम इसका सिंबल लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। तो इसके अंदर 8 तो प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो 8 न्यूट्रॉनों का वजन तोल लो पहले तो एक न्यूट्रॉन का वजन इतना होता है, कल मैंने आपको बताया था एएमयू में। फिर 8 प्रोटॉनों का वजन तोल लो, इतना होता है। तो जब इन दोनों को सम करोगे ना, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सम करोगे तो करके देख लेना, इतना आएगा, इतना। दोनों को सम करोगे तो, और इसको किससे, 8 से तो मल्टीप्लाई करना था, तो टोटल जो वजन बैठेगा वो इतना बैठेगा न्यूक्लियाई का। हालांकि होते तो 8 इलेक्ट्रॉन भी है, पर 8 इलेक्ट्रॉनों का वजन तोल लेंगे नहीं, क्योंकि न्यूक्लियाई में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो एटम का वजन निकालने के लिए हमें तोलना पड़ेगा इसको। तो अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं इग्नोर। तो इलेक्ट्रॉन का वजन नहीं देखना हमें, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का वजन तोल देना है, दोनों का सम कर देना है। तुम करके देख लेना इसको, एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी वो इतनी ही आएगी जो यहां लिखी हुई है, 16 पॉइंट इतना इतना होता है। तो हम प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि भाई तुम्हें अच्छा ऑक्सीजन का न्यूक्लियर तोलना है, मत तोल लो, मास स्पेक्ट्रोमीटर मतलब मैं ही कैलकुलेट करके बता दूंगा सीधा तुम्हें थ्योरी से, क्योंकि मेरे को पता है प्रोटॉन का वजन इतना होता है, न्यूट्रॉन का वजन इतना होता है, 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, जोड़ दो 16.12 आएगा। ठीक है, तो तुमने क्या किया, बिफोर पहले 8 प्रोटॉनों को, अब इसमें ये मत गिनना इसमें 8 है या 7 है 10 है, इसमें बस समझाने के लिए कि अलग अलग है ना, जब अलग अलग रखे हैं, जब उनको तोला प्रोटॉनों को और न्यूट्रॉनों को सारों को तोला तो वजन आ रहा है इतना 16.12744। ठीक है, इतना आ रहा है, तो इतना लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन जब इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर पे ले जाकर तोला गया, यानी ये तो तुम प्रिडिक्शन लगा रहे हो, ये तो तुम्हारा क्या है, क्या बोलते इसको, कैल वो प्रिडिक्टेड, ठीक है, या एक्सपेक्टेड मास है। लेकिन जब तुम एक्चुअल में, ये तो तुम्हारा कैलकुलेटेड मास है, जब तुम एक्चुअल देखोगे ना, एक्चुअल में वो कुछ और ही आएगा। तो तुमने क्या किया, इसको एटॉमिक मास इसका निकालने के लिए तुमने क्या किया, इसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे रखा, मास स्पेक्ट्रोमीटर पे रखा, और तुमने जब इसको तोल के देखा तो इतना वजन निकला ऑक्सीजन के एटम में। देखो ये जो वैल्यू है ये एटम की वैल्यू है, ऑक्सीजन का एटम, और एटम में तो अभी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन भी तुल गए, तो हमें इसका 8 इलेक्ट्रॉन इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉनों का वजन कितना होता है एएमयू से इतना, जब इसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो यहां पर क्या है, 99 के बाद 493 लिखा है, और जब तुम वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 99 के बाद 493 नहीं बचा, देखो 053 ही बचा है। इसका मतलब एक्चुअल न्यूक्लियाई का वजन कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, तो एक्चुअल कितना है, ये रहा, यहां पर लिख दिया मैंने 99053। ठीक है, तो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे इतना और आ रहा है इतना, तो फर्क है ना, कितना फर्क है, इतना फर्क है, मास का डिफेक्ट इतना है। यानी हम कह रहे थे भाई ऑक्सीजन में तुम शर्त लगा लो वजन होगा इतना, शर्त लगा लो, बेशक तुमने तोल दिया भाई, ले तोलते वजन आ गया इतना, फर्क आ गया ना, कम है वजन, होना चाहिए था उससे कम वजन है, तो वजन गया कहां, इतना मास गया कहां, मास का डिफेक्ट। ये कोई हल्का मतलब कोई थोड़ा बहुत मास नहीं है, ठीक ठाक वैल्यू है एएमयू में, और इतनी से ही शहर तबाह हो जाते इतने मास से। तो अब इसको कैसे समझाएं कि ये मास गया कहां, तो इस चीज को समझाने के लिए आइंस्टाइन की इक्वेशन आएगी, आइंस्टाइन बताएगा कि भाई जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि मास इज कंजर्व्ड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा वैसा, केमिकल रिएक्शन में पहले केमिकल रिएक्शन के बाद टोटल मास सेम रहता है, टोटल एटम नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब बकवास है। मास क्या है, मास तो एक एनर्जी की फॉर्म है,
मास तो एनर्जी की फॉर्म है और मास को तुम क्या कर सकते हो, एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हो, यानी मास को तबाह किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और मास को क्रिएट भी करवा सकते हैं। असली चीज जो कंजर्व है वो तो एनर्जी है, एनर्जी। तो जैसे तुमने पढ़ा है ना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ऐसे करके, ऐसे ही मास भी एक एनर्जी है, मास एनर्जी। तो हमारे शरीर में मास है मतलब मास एनर्जी है, ठीक है। तो ये मास एनर्जी खत्म होकर किसी दूसरी फॉर्म में बदल सकती है, हीट में बदल सकती है, जैसे हमें फूंक देंगे तो हमारी हीट बन के उड़ लेगी, तो हीट फॉर्म में बदल सकती है। तो उसने समझाया कि भाई ये मास जो गायब हुआ है ये एनर्जी की फॉर्म में बदल के निकल है। जैसे देखो हमारे पास इन्वर्टर की बैटरी है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, यानी केमिकल एनर्जी है, वो एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगी अगर घर में लाइट नहीं आ रही हो तो। कैसे? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के जाएगी वायर में, वायर में से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी पंखे में, पंखे में करवाएगी वो मैकेनिकल एनर्जी, घूमेगा पंखा, और फिर वो विंड एनर्जी बन के या हीट की फॉर्म में करके इन्वायरमेंट में चली जाएगी। ऐसा ही होगा ना, यानी बैटरी की तो एनर्जी खत्म होगी थोड़े ही टाइम में, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में निकल ली। तो ठीक ऐसे ही क्या हुआ है, यहां पर जो मास गायब हुआ है पक्का किसी न किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल के निकला है, वही हमें देखना है। तो मास डिफेक्ट की वैल्यू ये याद रखना, तो यहां ये 0.13691, मतलब याद मत रखना, दिमाग में रखना ऐसे कि ऐसी वैल्यू हमने देखी देखी सी है, क्योंकि ऐसा एक एनसीईआरटी का एग्जांपल आएगा 13.3, वहां तुमसे कहेंगे इस मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी है, वो तुम कैलकुलेट करके निकालो। तो ये वैल्यू देखो यहां लिखी हुई है एनसीईआरटी में भी, और यही वैल्यू मैंने लिखी है 13691 ऐसा करके। तो इसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। मास डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये रही कि भाई जो कैलकुलेटेड मास होता है और जो एक्चुअल मास होता है दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, इसे ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। यानी ए स्टेबल और बाउंड न्यूक्लियस हैज ए फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी, क्या कि उसका जो टोटल मास जो होता है ना बाउंड स्टेट में, जब ये बाउंड बांध के रख दिया, सारे लड्डू सा बना के रख दिया, इसका सारे न्यूक्लियन अलग अलग तोल के नहीं रखे, जब इकट्ठा तोल रहे तो उसका वजन हमेशा लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल और सेपरेट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। जब वो अलग अलग सेपरेट होते हैं ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनके वजन से हमेशा कम आता है, इसे ही हम कहते हैं मास का डिफेक्ट। तो इसको हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फॉर्मूला बनाते हैं इसका। देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, फॉर्मूला बनाएंगे हम ऐसे कि जो मास डिफेक्ट निकालना है हमें, वो क्या होता है कि हमारा मास कैलकुलेटेड माइनस मास एक्चुअल। तो मास कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, हम करेंगे भाई मेरे पास जेड नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स है, जेड नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स है, तो जेड टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन, और मेरे पास भाई ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन का नंबर ऐसे निकालते हैं ना, टोटल मास नंबर में से टोटल न्यूक्लियनों में से प्रोटॉन घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इतने न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉनों के वजन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रोटॉन का वजन न्यूट्रॉन का वजन मिल गया। तो ये मिल गया मेरा कैलकुलेटेड मास, इसमें से एक्चुअल मास घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मास डिफेक्ट मिल जाएगा। देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ एनसीईआरटी ने। इस फॉर्मूले में क्या लिखा है कि भाई सारे प्रोटॉन सारे न्यूट्रॉन मिलके बनाएंगे टोटल कैलकुलेटेड मास, और ये एक्चुअल मास जब घटा दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मास का डिफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मास डिफेक्ट समझ आ गया कि जो न्यूक्लियर जब बाउंड स्टेट में होता है, बंधा हुआ रहता है, सारे न्यूक्लियन लड्डू से बने रहते हैं, एक जगह घर में बैठे रहते हैं, तो उनका वजन कम आता है, और अलग अलग जब उनको तोड़ लोगे तो वजन ज्यादा आता है। तो जब बंधे तो वो मास कहाँ चला गया, मास गायब कहाँ हो गया, उसे हम कहते हैं मास का डिफेक्ट। और वो मास कहाँ गया है उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एनर्जी मास इक्विवेलेंस, कि मास की एनर्जी बन सकती है। तो भाई मास को अगर हम उसके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम सी स्क्वायर, तो हमें मिलती है एनर्जी। तो एक फेमस इक्वेशन हमारे सामने निकल के आती है, ई इक्वल एम सी स्क्वायर। यानी आइंस्टाइन ने क्या बात बोली, मास ही एनर्जी है और एनर्जी ही मास है। ठीक है, इसको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पर एनर्जी है जो कांस्टेंट। अब यहाँ जो वैल्यू है ना सी कोई हल्की फुल्की वैल्यू नहीं है, यह स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, और जब तुम इसको स्क्वायर करोगे, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का जब स्क्वायर करोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, 9 × 10⁻16। कितनी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यानी अगर 9 को भी 10 ही मान लूं तो 10⁻17 हो गए। इतने जीरो लगा देता है पीछे एनर्जी के, जूल 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 ऐसे करके, कितनी भयंकर एनर्जी निकाल के दे रहा है। तो ये सी का क्या लेना देना इसमें, इसको समझने के लिए तो आपको भाई पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझानी पड़ेगी कि स्टैटिक मास का स्पीड ऑफ लाइट से क्या लेना देना है। तो बस इसको मोटा मोटा बर्ड्स आई व्यू ऐसे समझ लो कि हम लोग
क्या है, सीधी लाइन में चल सकते हैं, दाएं बाएं चल सकते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, यानी 3 डायमेंशन हमें महसूस होती है। पर अगर तुम स्टैचू होके खड़े भी रहो ना, जब भी तुम एक डायमेंशन में चल रहे हो, वो है टाइम की डायमेंशन। कि तुम पहले अभी कुछ टाइम हो रहा है, तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा टाइम बीत रहा है ना, 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसे बीत गए, तो तुम टाइम में तो चल रहे हो। तो टाइम में कैसे, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं हम। तो वो स्पीड ऑफ लाइट का लेना देना वहां से, स्पेस और टाइम सारी चीजें एक ही है, मिक्स हो जाता है वहां जाके। तो बस तुम्हें ऐसा याद रखो, E=mc² होता है, और ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, अभी तुम्हारे लेवल की बात नहीं है ये, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बस तुम्हें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। अभी इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, वो अब हमें समझ में आएगा। एनसीईआरटी ने एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है कि एक चुटकी मांस अगर तुम्हारे हाथ में है, तो उस मांस से तुम क्या क्या कर सकते हो। तो रमेश बाबू को सिंदूर की कीमत बताओ अब तुम, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो यहाँ पर तुमसे भाई कैलकुलेट करवाइए एनर्जी इक्विवेलेंट टू दी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, कि 1 ग्राम में कितनी एनर्जी हो सकती, वो तुम कैलकुलेट करके दिखाओ। तो भाई हमें पता है, यूजिंग अल्बर्ट आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन, वो रिलेशन हमने लगाया। और हमें क्या दिया है, यहाँ पर एक देखो कॉमन गड्ढा है जहाँ सब गिरेंगे, वो गड्ढा है एम का। एम हमें भाई 1 ग्राम दिया है। और जब जब हमें फिजिक्स के फॉर्मूले लगाने होते हैं, तो एसआई यूनिट में वैल्यू रखनी होती है। जब यहाँ केजी रखूंगा, यहाँ मीटर पर सेकंड रखूंगा, जब भी तो आंसर जूल में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले ही किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा, इस गड्ढे से बच के रहना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। रख दिया भाई ई की वैल्यू, तो मेरे पास मास की वैल्यू रख दी मैंने केजी। ठीक है, फिर इसका वैल्यू रख दी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। जब ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना 9, और 10⁸ का हो जाएगा 16। तो 16 माइनस 3, 13 बचेगा। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, 9 × 10⁻16। तो ई की वैल्यू जो आ जाएगी, देखो अगर यूनिट भी चलाना चाहो तो केजी बचा, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बचा, तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बचा, और यही जूल होता है। इसके डायमेंशन चेक कर सकते हो, m1 l2 t-2, तो यही जूल होता है। तो 9 × 10⁻13 जूल, इतनी वैल्यू आ गई। यानी 90 × 10⁻12 जूल, और 10⁻6 होता है मिलियन, 10 लाख, इतने मिलियन यूज। 10⁻9 होता है बिलियन, 100 करोड़। और 10⁻12 यानी 100 करोड़ का भी 1000 गुना होता है ट्रिलियन, यानी 1 लाख करोड़। तो यहां क्या हो रहा है, ये 90 ट्रिलियन, इतनी वैल्यू आ रही है ई की वैल्यू। ई की वैल्यू जो आ रही है 90 ट्रिलियन जूल आ रही है। इतनी भयंकर एनर्जी है ये, कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है भाई। 90 ट्रिलियन जूल है, बहुत बड़ी एनर्जी है। ये कितनी बड़ी हो सकती है, इससे तुम क्या क्या कर सकते हो। ये इतनी बड़ी एनर्जी है कि अगर तुम एक पावर प्लांट भी चलाओ ना, बहुत बड़ा पावर प्लांट चलाओ, थर्मल पावर प्लांट, तो उससे जो एनर्जी निकलती है कई घंटों तक चलाने के बाद, उससे भी ज्यादा एनर्जी है ये। तुम कई शहर जगमगा सकते हो इससे, कई सालों तक। यानी कितने सालों तक तुम क्या क्या कर सकते हो, वो एक वीडियो के थ्रू इसमें समझाया गया था कि 1 ग्राम से क्या क्या किया जा सकता है, वो तुम देख लेना। उसकी समरी बस इतनी सी है, उस वीडियो की समरी ये कि तुम 1 ग्राम से क्या क्या कर सकते हो। तुम कर सकते हो भाई 937 चक्कर लगा सकते हो तुम दुनिया के। ठीक है, इतना एनर्जी है उसके अंदर। अगर उतने एनर्जी का फ्यूल तुम्हारी गाड़ी में डाल दिया जाए, तो गाड़ी पूरी दुनिया के 1000 चक्कर लगा देगी। और अगर उसी से तुम बिजली बनाओ, तो बिजली तुम्हारे लिए 5000 सालों तक, 5000 सालों तक घर में बिजली आ सकती है, फ्री बिजली। यानी उसको यूनिट से कन्वर्ट करोगे, यूनिट के पैसे उसमें लगाओगे, तो 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए की बिजली बना सकते हो तुम उससे। और अगर इतनी एनर्जी हम खा ले, जैसे हम खाते हैं ना, इतनी कैलोरी खाई मैंने, इतनी कैलोरी खाई, तो इतने जूल की एनर्जी अगर तुम खा जाओगे, तो तुम 24,000 सालों तक जिंदा रह सकते हो। तुम्हें फिर खाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम 1 ग्राम में से वो सारी एनर्जी निकाल पाओ तो। पर बस हमारे पास समस्या यही है कि हमें वो एनर्जी निकालनी आती कम है अभी। उसी के पीछे हम पड़े हुए हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी निकाली कैसे जा सकती। हम खा तो किलो किलो जाते हैं, पर फिर भी हमें इतना असर नहीं पड़ता। तो भाई वो हम एनर्जी, हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, हमारे पेट में केमिकल रिएक्शंस होती, न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं होती। जिस दिन हमारे पेट में न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, उस दिन तो तुम्हें बस 1 ग्राम कुछ खाना है, और 24,000 सालों तक कुछ खाने की जरूरत नहीं है। यानी अगर तुम्हारे आयरन एज में लोगों ने कुछ खाया होगा, आयरन एज में,
लोगों ने कुछ खाया होगा तो मॉडर्न लाइफ तक वो जिंदा रहा होगा अब तक 10-20 हज़ार सालों तक, ऐसा कुछ है उस वीडियो में, आप लोग देख लेना। अब आते हैं वापस चैप्टर पे। फाइंड दी एनर्जी, ये अगला सवाल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। और मैंने कहा था ना कि ऑक्सीजन के बारे में कुछ पूछेंगे, ऑक्सीजन की वैल्यू याद रखना, वो कितना मास का डिफेक्ट आ रहा था। तो अभी तो पहले तो एक तुमसे कुछ दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, क्या है, 2 पार्ट इस सवाल में। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। देखो अभी हमने 1 ग्राम की एनर्जी निकाली, वो कितनी आई, 9 × 10⁻13 जूल आई। अब तुमसे 1 AMU की एनर्जी निकलवा रहे हैं। वो क्यों निकलवा, देखो 1 ग्राम और 1 AMU में से बड़ा कौन होता है, बड़ा कौन होता है, ग्राम बड़ा कि AMU बड़ा? भाई AMU बहुत छोटा बात है जो हमने एटम एटम तोलने के लिए बनाया था। 1 ग्राम में तो होते हैं 10⁻³ kg, यानी तो किलो का 1000वां हिस्सा है ग्राम। लेकिन इसमें होते हैं 1.66 × 10⁻27 kg, यानी इसमें तुम 0.00000027 बार करके जाओगे जब kg बनेगा, और इसमें बस 3 बार ही करना है, 001 kg। तो बड़ा तो ग्राम है ना, ग्राम बड़ा है। तो ग्राम की एनर्जी नहीं पूछ रहे तुमसे, तो कह रहे AMU की बता दो, चलो छोटे से AMU की। तो उससे पता कर चल जाएगा कि 1 AMU में इतनी एनर्जी होती है, तो 1 AMU के बराबर ही वजन होता है प्रोटॉन का, उतना ही होता है न्यूट्रॉन का। तो यानी प्रोटॉन में कितना एनर्जी है, न्यूट्रॉन में कितनी एनर्जी है, यानी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। तो अगर मैं एटम को तोड़ूंगा यानी एटम बॉम्ब बनाऊंगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, तो वो यहां से ही आएगा वो सारा। तो AMU की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं भाई अब हम, तो कैसे करेंगे, वो का वही एनर्जी मास इक्विवेलेंस, वही रिलेशन हमें लगाना है, और शुरू हो जाओ उसी से ही। तो फिर से आइंस्टाइन की इक्वेशन लगाओ, E = mc²। पर यहां फिर से स्टूडेंट ट्रैप, क्या कि m की वैल्यू क्या दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू किलोग्राम में रखनी पड़ेगी, तुम्हें सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इतनी होती है, ये हमने कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर में। अब इसको हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.66 × 10⁻⁻27। अब C की वैल्यू SI यूनिट में 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को भी ओपन कर देते जल्दी से, 1.66 × 10⁻⁻27 × 9 × 10⁻16 जूल आ गया। अभी इसको और सोल्व करो, तो 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 × 6 = 54, कैरी किया 5, 9 × 6 = 54, 59, तो हो गया 5, कैरी किया 9, 9 और 5 14, तो 14.94 आ गया। और पावर वैसे की वैसी, ठीक है। तो पावर 10⁻27 और +16, तो ये बचेगी -11, ठीक है, -11 जूल। यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है जूल में कि 1.49 × 10 की पावर। अब देखो मैंने पॉइंट उधर खिसका है, कैसे खिसका होगा, 10 का डिवाइड करने से खिसका होगा पक्का उस तरफ, तो 10 का मल्टीप्लाई फिर इसमें करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते पावर होगी -10 जूल। ये तो जूल में आई है, पर सवाल तो पूरा तो पढ़ो पहले। सवाल ने क्या कहा था, फर्स्ट इन जूल, पहले तो जूल में पता करो, और फिर देन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता करो। तो दोनों ही बतानी है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करें हम, तो जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करूँ कि डिवाइड करूँ इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए। तो भाई यहाँ देखो, मेरे को तो जूल हटाना है, जूल हटाना है, तो जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाना है। तो जूल की जगह क्या लिखा जा सकता है, वो ऐसा लिखा जाएगा, तो यहाँ 1 जूल रोक लो, बाकी चीजें इधर भेज दो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19, यानी 1 जूल की जगह, यानी इस 1 जूल की जगह ये चीज रिप्लेस करवाई जा सकती है, इतनी वैल्यू। तो यही वैल्यू हम रिप्लेस करवा देंगे यहाँ से। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.49 × 10⁻⁻10। तो ये तो हो गया ये, और जूल की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। तो देखो लो यहाँ डिवाइड हुआ है, अपने आप ही पता चल गया हमें, ठीक है। तो क्या करना है क्या नहीं करना वो अपने आप ही हो गया। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ 1.6 है और यहाँ 1.5 सा है, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आ जाती, पर ऑलमोस्ट 1 से थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि नोमिनेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है।
तो ये वैल्यू ऐसी आएगी 0.9315। इतनी वैल्यू कैसे, इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर दी भाई मैंने। ये वैल्यू भाई स्टैंडर्ड है इसलिए याद होगी, देखो नीचे लिखी हुई भी है, ये आपको भी याद हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। 10 की पावर और उल्टा दो, -19 और -10, तो ऊपर जाके +19 हो जाएगा, +19 में से -10 गए तो प्लस के 9 बच गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इससे 3 जीरो उधार ले लूँ यानी 1000 इधर खींच लूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 931.5 और इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना बन गया, पर हमें तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए था। तो देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है, जैसे किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है, ऐसा होता है ना, किलो लगता है 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे मेगा से इतना होता है। जैसे माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है, ऐसे। तो मेगा का मतलब इतना होता है। तो इस चीज की जगह क्या लिखा जा सकता है, यानी इतनी वैल्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है, सिंपल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आ गया, ये आपको याद रखना है। ये किसके लिए आया है, 1 AMU के लिए आया है ये, 1 AMU। तो यहां से देखो एक और चीज निकाल रहे हैं हम, एक और चीज क्या, वो ये कि इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, mc² बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। तो m की वैल्यू कितनी थी मेरी, 1 AMU इंटू c² को भेज देता हूं उधर, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई c²। तो यहां से मेरे पास ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आ गया है कि 1 AMU वजन किसके बराबर होता है, एनर्जी की भाषा में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिवाइडेड बाई c²। यानी जो 1 AMU ऐसा हुआ करता था केजी की भाषा में 1.66 10 की पावर -27 kg, वो एनर्जी की भाषा में कितना होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें एनर्जी निकालनी कहीं पर भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सीधा सीधा क्या करना है, बस आगे लिखना है मास इंटू c² जो लिखते थे, अब वो नहीं करना, सिर्फ मास लिखो AMU में, और 1 AMU में कितना होता है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अपने आप ही तुम्हारा आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अगर तुम्हें ये याद नहीं भी हो रही है प्रो टिप तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुमसे तो क्या है, सीधा सीधा कहा गया ना कि 1 AMU की एनर्जी निकालो। तो देखो ऐसे करोगे तुम तो ऐसे करते कि भाई E इक्वल होता है mc², और इसकी वैल्यू दे रखी है 1 AMU इंटू c²। अब AMU की जगह क्या लिख सकते थे तुम, इसकी जगह लिख सकते थे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², और यहां भी c² मल्टीप्लाई में तो c², तो ये कट जाएगा अपने आप ही, आंसर कितना आ गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी निकाला जा सकता था, पर ऐसा हमें अभी यहां नहीं किया क्योंकि यहां तो डिराइव ही हुआ है, जस्ट इतना होता है। अगले सवाल में हम ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे। क्या कह रहे हैं अब, यूजिंग दिस, इसका इस्तेमाल करो। अब जो तुमने अभी अभी निकाला ना कि 1 AMU इतने के बराबर होता है, यूजिंग दिस इसका इस्तेमाल करो। देख लो ये MCQ में भी आ सकता है, इसकी वैल्यू AMU की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, MCQ में आ सकता है। इसका इस्तेमाल करो और एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन, किसमें, AMU में मत बताओ उसको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में बताओ ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट। अब ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट कितना था, वो ये रहा ऊपर, ये रहा ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट, अभी अभी जो हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा। इसको तुम किस में बताओ, AMU में मत बताओ, AMU में नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में बताओ। तो इस AMU की जगह क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है भाई, E निकालता तो क्या आता, डेल mc², ऐसा ही होता। लेकिन इसको क्या लिखा जा सकता है आगे कि 0.13691, और AMU की जगह क्या लिखा जा सकता है अब, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई c²। तो ये तो लिखा है सिर्फ वजन, mm लिखा है अभी तो मैंने, इतना AMU था, उसको AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में बदल के लिखा है बस। अभी तो मल्टीप्लाई c² और करना है,
तभी तो एनर्जी मिलेगी तुम्हें। तो अभी तो मैंने सिर्फ मास मास लिखा था। जब इसको तुम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा भाई, ये वाला यहाँ कट गया। तो आंसर क्या बचेगा 931.5 का, इससे बस गुणा करना है, वो तुम गुणा करके देख लेना, वो 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसा करके वो पूछा गया है, तो ऐसा तुम कर लेना भाई। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। तो वापस आ जाते उसी पर, तो ये उसमें आ जाएगा 127.5। तो तुम कैलकुलेट कर लेना भाई इसको, मैं सीधा लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू। ये जो वैल्यू आएगी इसकी 127.5, और क्या लिख रहा हूँ, हाँ 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर सुनो, इनने क्या कहा है, एनर्जी नहीं पूछी भाई, इनने तो मास पूछा है, मास। हम एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, इनने कहा है एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट, मास मास को बताओ किसकी भाषा में, इसमें, एएमयू की जगह इसमें। तो सीधा सीधा क्या लिखना था कि भाई इसका जो डेल एम होता है वो होता है 0.13, ऐसा कुछ था, वैल्यू देख लेना ऊपर, वो 691 ऐसा सवाल में देंगे तुम्हें। ये तो था एएमयू में, तो एएमयू की जगह तुम क्या लिख सकते थे, बस 13691 एएमयू की जगह लिख सकते थे तुम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, बस खत्म। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता तुम्हारा 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, खत्म। ऐसा करके ये हो जाता। तो ये एएमयू की जगह उस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में निकलवा है, मास मास है ये, एनर्जी नहीं है, मास है, मास। तो तुमसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो एनर्जी पर सी स्क्वायर होता है मास, क्योंकि मास इंटू सी स्क्वायर होता है एनर्जी। ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भाषा होती है कि बस लैंग्वेज का खेल देखते हैं कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, बस कंसेप्ट की। अब आ जाते हैं भाई अगले सवाल पर। ये एनसीईआरटी का अगला सवाल है, ये देखो क्या पूछ रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, पर मतलब कंसेप्चुअल है, इसको कोई न्यूमेरिकल नहीं, बस सीधा सीधा बताना है हमें। तो क्या कह रहे हैं सवाल भी पढ़ो। सवाल में 3 पार्ट है। आर द इक्वेशंस ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो एक बार तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात चल रही है, सच एज द गिवन इन दी सेक्शन, ये सब ये देख लेंगे, एनसीईआरटी में अलग अलग सेक्शन में दे रखी है। बैलेंस्ड, क्या ये बैलेंस्ड है इन द सेंस ए केमिकल इक्वेशन, जैसे केमिकल इक्वेशंस बैलेंस होती है ना, जैसे क्या करते हो H2 मिला O2 मिला तो H2O बना, पर बैलेंस करवाते इसके आगे 2 लगाते हैं, फिर इसके आगे भी 2 लगाते हैं बैलेंस करवाने के लिए, नंबर ऑफ एटम सेम रहने चाहिए। तो वही पूछ रहे हैं इज कि आर द इक्वेशंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस बैलेंस्ड इन द सेंस ए केमिकल रिएक्शन इज, जैसे केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होती है क्या, वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शंस भी बैलेंस होती है क्या। फिर आगे हिंट पहले दे दिया, इफ नोट, अगर नहीं है तो, नहीं है तो इन व्हाट सेंस आर दे बैलेंस, तो फिर किस सेंस में बैलेंस्ड है वो, किस तरीके से वो बैलेंस्ड ऑन दी बोथ साइड। तो भाई न्यूक्लियर रिएक्शंस अलग तरीके से बैलेंस होती है, वो नंबर ऑफ एटम से बैलेंस नहीं होती। जैसे तुम्हारे पास 4 प्रोटॉन थे 4 न्यूट्रॉन थे पहले, तो रिएक्शन के बाद भी तुम्हें उतने ही मिलेंगे। रिएक्शन के बाद जैसे उनका एक न्यूक्लियस बन गया, बाइंड हो गए, एक जगह बाइंड हो गए, तो 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है, तो बाद में 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन ही मिलेंगे, बाद में भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, 8 होना चाहिए था, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की बात चल रही। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ठीक चल रहा है, रिएक्शन के पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की काउंटिंग सही है, काउंटिंग कंजर्व्ड है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इफ यू काउंट द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बिफोर एंड आफ्टर ए रिएक्शन द नंबर ऑफ दिस नंबर आर द सेम, यानी मास नंबर उतना ही रहेगा। मास नंबर तो कंजर्व रहता है कि इसका मास नंबर भी 16 है इधर भी, और इधर भी 16 ही रहेंगे, तो मास नंबर तो कंजर्व रहता है, काउंटिंग तो कंजर्व है, लेकिन वजन कंजर्व नहीं रहता। केमिकल रिएक्शन में तो हम वेट भी कंजर्व मानते थे कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद वजन बराबर होता है, पर हमने अभी अभी क्या देखा है, हमने ये देखा है कि अलग अलग को जब तोल के देखा तो वजन आ रहा था ज्यादा, और जब वो न्यूक्लियाई बन के बैठ गया था तो वजन आ रहा था कम। यानी तुम्हारा कैलकुलेटेड और एक्चुअल वजन में थोड़ा सा फर्क होता है, एक्चुअल वाला हल्का होता है। ऑक्सीजन का 16.12 आ रहा था और एक्चुअल में आ रहा था 15.99। तो ये जो फर्क है ये क्या है,
मास डिफरेंट है, इसके वजन डिफरेंट है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, अगर तुम वजन निकालो बिफोर और आफ्टर तो वो सेम नहीं होते। तो यहां पर क्या हो रहे हैं, फिजिकल मास नॉट कंजर्व। तो मास नंबर तो सेम रहता है पर मास सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क होता है, यही चीज मैं आप लोगों को बोल रहा था, ठीक है भाई। तो यहां पर किस सेंस में बैलेंस्ड है वो, इन दी सेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस में बैलेंस्ड है, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस रिएक्शन के पहले और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बाद में सेम रहते हैं। जो एटम शुरू में था वो एटम बाद में रहे ऐसा जरूरी नहीं है। एक एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट बन सकता है, कोई किसी चीज में बदल सकता है, यूरेनियम का थोरियम, किसी का कुछ बन सकता है। तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में तो ये सारी चीजें सेम रहती है कि रिएक्शन के पहले अगर देखो, रिएक्शन के पहले अगर 4 हाइड्रोजन थे तो रिएक्शन के बाद भी 4 हाइड्रोजन ही मिलेंगे। ये तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा होता है कि अगर 4 हाइड्रोजन इधर थे तो इधर क्या पता हीलियम बन जाए, तो हाइड्रोजन मिले ही ना तुम्हें। इधर हीलियम नहीं था, इधर मिल गया, इधर हाइड्रोजन नहीं मिल रहे, उधर हाइड्रोजन थे। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या चीज बैलेंस है, बैलेंस ये है कि इस तरफ भी 4 प्रोटॉन थे तो इस तरफ भी, मतलब 4 न्यूक्लियन थे, 2 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन है, और इधर भी तुम्हें क्या मिलेंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यहां भी 4 ही है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम मिलेंगे, किसी का कुछ भी हो सकता है बाकी चीजें। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस की टर्म में वो कंजर्व रहती है, बैलेंस्ड रहती है न्यूक्लियर रिएक्शंस। एटम की भाषा में और मास की भाषा में बैलेंस्ड नहीं रहती, ठीक है। दूसरा सवाल में क्या पूछा है कि इफ बोथ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड इन ईच न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर ऐसा है तो इन व्हाट वे इज मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर भाई तुम्हारे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम ही है, कंजर्व ही है, तो फिर वो मास जाता कहां है, गायब कहां हो जाता है। यानी वो मास कैसे तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वाइस वर्सा, मतलब कि मास कैसे तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कैसे एनर्जी से मास में, उल्टा वाइस वर्सा मतलब उल्टा इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो तुमसे देखो क्या पूछ रहे, इस सवाल की भाषा ही समझ नहीं आई हमारे, पहली बात तो है ना, क्या पूछा है। ऐसा कह रहे हैं कि भाई तुम कह रहे थे भाई 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना लेते हैं, ठीक है, सही बात है। तो इस तरफ कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, हाइड्रोजन की तरफ कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 4 हाइड्रोजन से एक हीलियम बना है। तो इस हाइड्रोजन में कितने, 4 प्रोटॉन है, यानी इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 4। लेकिन इसमें कितने हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी यहां पर भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 4 है। तो रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम है ना। ये कह रहे हैं ना, बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड। तो टोटल मिला के उनका जो नंबर है वो तो सेम है, फिर भी कैसे मास एनर्जी में बदल जाता है। तो वही ऐसे बदले, देखो यहाँ 4 प्रोटॉन थे और यहाँ प्रोटोनों का क्या हुआ है, 2 प्रोटॉन किस में बदल गए, न्यूट्रॉनों में बदल गए। हो गया ना, ऐसा कुछ गड़बड़ होगी। गिनती में अब भी 4 ही थे और अब बाद में भी ये 4 ही है। तो गिनती तो 4 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो सेम है, मास नंबर तो सेम है, पर फर्क क्या हुआ है, कुछ मास गायब हो गया। यानी 4 हाइड्रोजन को तोल के देखो अलग से और हीलियम को तोल के देखो अलग से, यानी तराजू में दोनों बगल में रखो तो तुम्हें बराबर वजन नहीं मिलेगा। चारों हाइड्रोजन भारी मिलेंगे और हीलियम अकेला हल्का मिलेगा, यानी मास गायब हुआ है। और मास गायब हुआ है तो मास की क्या बनेगी, एनर्जी, ठीक है। तो इस सेंस में ऐसा होता है कि उसका मास गायब होता है। वो कहां चला जाता है, वो चला जाता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी में। जब इसको बांधते हैं ना, इसका लड्डू बनाते हैं ऐसा, तो बांधने में जो एनर्जी है, इसको एक जगह जकड़े रखने में जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, मास कम होने की वजह से। मास का जो डिफेक्ट हो गया ना, यहां से जो मास हल्का हो गया, वो मास गायब हुआ है और एनर्जी बन के, ग्लू बन के इनको चिपका ले रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में हम कहेंगे कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास एनर्जी में बदलता है और एनर्जी मास में। तो एनर्जी मास में कब बदलेगी, जब वो टूटेगा, न्यूक्लियर जब टूटेगा, वो ग्लू टूटेगा, तो वो एनर्जी कहां बन जाएगी, वापस से मास में बन जाएगी और वापस से उतना ही वजन आ जाएगा। अब भी पल्ले नहीं पड़ा तो अगर तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, एक एनालॉजी से ऐसे समझ लो कि भाई एक क्लासरूम में क्या है, 5 बच्चे हैं, क्लासरूम के बाहर है। तो पांचों का वजन तोल के देखा गया, इंडिविजुअली वजन तोल के देखा गया। तो भाई मान लेते सबका 50-50 किलो आ रहा था, तो टोटल 250 किलो बैठना चाहिए था। फिर उनको तुमने बैठा दिया एक रूम के अंदर पांचों को। तो पांचों जब इकट्ठे बैठ गए, एक जगह बाइंड होके बैठ गए, जब उसका वजन करके देखा तो वो वजन आ रहा है 230 किलो।
ऐसा कुछ हो गया, तो वजन कम हो गया ना। तो ये वजन कहाँ गया, ये वजन गया, इनने कहा कि भाई चलो हम क्लास में बैठ रहे हैं तो हम तुम्हें 20 किलो देते हैं, जो क्लास ऑपरेटर उसको कह रहे हैं कि तुम 20 किलो हमारा रखो और इसकी एनर्जी बना के हमें दे दो। तो उसने एनर्जी बना के दे दी और उस एनर्जी का इन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया, ग्लू की फॉर्म में, आपस में ऐसे चिपक के बैठने में, ऐसे इकट्ठे बैठने में, एक जगह बाइंड रहने में वो ग्लू का इनने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो वो मास कहाँ चला गया, एनर्जी की फॉर्म में चला गया, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अब भी उतने ही है ना, 5 थे, 5 ही हैं। तो ये मास हो गया कन्वर्ट एनर्जी में। फिर ये एनर्जी का मास कब बनेगा, जब ये टूटेगा, वापिस से टूटेगा, तो ये कहेगा भाई क्लासरूम वाले मैनेजर से कि ले भाई पकड़ अपना ग्लू, ये एनर्जी पकड़ और हमें हमारा वापस से वो जो 20 किलो जो तुमने लिया था हमारा वापस कर दे, क्योंकि हम वापस जाएंगे तो हमें 250 किलो का ही वापस से होना है, तो हमारा वापस से मास दे दे। तो फिर से उसकी क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा, फिर से वो भारी हो जाएंगे, इंडिविजुअल अलग अलग हो जाएंगे। तो अब भी 5 ही है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो कांस्टेंट रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, लेकिन फिर भी जब वो बाइंड होते हैं तो मास की एनर्जी बन जाती है, और जब वो अलग अलग होते हैं, स्प्लिट होते हैं, तो एनर्जी का वापस से मास बन जाता है। तो इस फॉर्म में ऐसे करके एनर्जी और मास आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट भी हो जाएगा। इसके डिटेल्ड आंसर मैंने आप लोगों को भेज रखा है, उसमें देख लेना, बाकी नीचे भी लिख रखा है, इसमें देख लेना। सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में क्या पूछा है, ए जनरल इंप्रेशन एग्जिस्ट दैट, ऐसा लगता है, मतलब जनरली हम ऐसा सोचते हैं, हमारी बेसिक इंट्यूशन, हमारी समझ कहती है क्या, मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन, कि मास का एनर्जी बन सकता है, एनर्जी का मास बन सकता है, टेक्स प्लेस ओनली इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी ऐसा बस फिजिक्स में होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है, बाकी और कहीं पे नहीं होता। एंड नेवर इन द केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। हमें तो ऐसा लगता है कि ये तो फिजिक्स में हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास का एनर्जी, एनर्जी का मास बनता है, केमिकल रिएक्शंस में ऐसा थोड़ी होता है। दिस इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर जोर देख के इस बात पे कहे ना तो ये गलत बात है। गलत बात क्या, ये कहना चाह रहे भाई केमिस्ट्री में भी होता है, केमिस्ट्री में भी मास का एनर्जी बनता है और एनर्जी का मास बनता है। एक्सप्लेन, इस चीज को एक्सप्लेन करो। तो भाई ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ये गलत है, जो हम सोचते हैं ऐसा गलत है। हर जगह एनर्जी मास जो इक्विवेलेंस है ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह अप्लाई होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, हर जगह अप्लाई होता है। बस फर्क इतना है, केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आती है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी आती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आती है। तो वो कैसे आती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास का डिफेक्ट अच्छा खासा होता है, तो मास से एनर्जी बनी है हमें दिखता है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी बहुत थोड़ी सी बनती, चवन्नी अठन्नी की, तो मास भी बहुत हल्का सा ही गायब हुआ होगा। तो वो मास इतना कम होता है कि नजर नहीं आता, मास में जो कमी आती है वो इतनी हल्की कम होती है कि नजर नहीं आता। अगर तुम इसको देखना भी चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि अगर तुम 2 किलो पेट्रोल वेट्रोल फूको तो उससे कोई जो एनर्जी आती है 10⁻7 जूल के आसपास आती है। ठीक है, और मास निकालना चाहो इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो सी स्क्वायर की वैल्यू इसके नीचे जाके डिवाइड होगी, तो 10⁻7 जूल, और सी स्क्वायर होता है 9 × 10⁻16, सी की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर दिया, तो वो इसको अप्रोक्सीमेट इतना ही मान लेते हैं, 9 × 10⁻7, 9 × 10⁻7, तो 9 से 9 कट गया, 10⁻7 से 10⁻7 कट गई, ऊपर जाके माइनस में कितनी बची, 10⁻⁻9, इतना ही बचा ना मास, इतना केजी यानी किलोग्राम का 100 करोड़वा हिस्सा, इतना सा फर्क आएगा। यानी तुम 2 किलो पेट्रोल फ्यूल फूक रहे हो इंजन में 2 लीटर, तो उससे किलोग्राम का 100 करोड़वा हिस्सा, इतना हिस्सा मास का गायब हो जाता है, एनर्जी में बदल जाता है, मास का एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है, तो वो नजर ही नहीं आएगा, 100 करोड़वा हिस्सा, वो भी 2 किलो में, नजर ही नहीं आएगा। इसलिए हमें महसूस नहीं होता कि केमिकल रिएक्शंस में, केमिस्ट्री में मास की एनर्जी बनी और एनर्जी की मास बनी है, ऐसा समझ नहीं आता, महसूस नहीं होता। पर इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में बम्पर एनर्जी निकलती है, अच्छा खासा मास गायब होता है कि 0.13 AMU गायब हो गया ऑक्सीजन से, तो दिख जाता है हमें कि भाई गायब हुआ है, भाई हुआ है, हमने भी देखा था, माँ कसम मैंने भी देखा था, ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ चल रहा होता है। तो केमिकल रिएक्शंस में भी भाई एनर्जी मास इक्विवेलेंस फॉलो होता है। अगर तुम्हें लगता ही नहीं होता तो इनकरेक्ट है, ऐसा है सवाल। ठीक है, और जो यहाँ पर ट्रैप है वो ट्रैप क्या है कि भाई मास नंबर अलग चीज है और मास अलग चीज है। तो मास नंबर कंजर्व रहता है, मास कंजर्व नहीं रहता। ठीक है, मास नंबर अलग चीज है, वो नंबर बताता है और मास वेट बताता है। तो ये था बस। ठीक है, इसके आगे अब जो हमें पढ़नी है बाइंडिंग एनर्जी, कि वो जो भी मास गायब हुआ है वो गया कहाँ। जो तुमने ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉनों को अलग अलग तोला था
और सबका जो वजन निकाला था 16.12 कुछ आया था, असलियत में जब तोल रहे थे तो 15.99 आ रहा था, तो 0.13 AMU का कुछ डिफरेंस चल रहा था। और तो वो डिफरेंस गया कहाँ, वो गायब कहाँ हो गया, वो मास गया कहाँ, तो भाई वो मास चला गया उन सारे न्यूक्लियनों को बांध के रखने में, उनका ग्लू बनाने में, कि 8 प्रोटॉन जो इंडिविजुअल घूम रहे थे और 8 न्यूट्रॉन जो सारे इंडिविजुअल घूम रहे थे, उन सबको एक जगह बाइंड करके रखना है तुम्हें, तो एक जगह बांध के रखना है। तो बांधने के लिए जो एनर्जी लगेगी, एक जगह टिकाए रखने के लिए जो एनर्जी लगेगी, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो हमने देखा था मास ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन, तो वो कितना आ रहा था, इतना मास गायब हो जा रहा था। तो उसको जब हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया तो 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी। एग्जाम्पल जो हमने किया अभी एक्सरसाइज का, वो एग्जाम्पल 13.3 में हमने ऐसा देखा था। ठीक है, इतनी एनर्जी में बदल गया। तो इतनी एनर्जी कहाँ इस्तेमाल करनी, इसलिए 127 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10 लाख। ठीक है, इतनी एनर्जी कहाँ इस्तेमाल कर ली, उन सारे न्यूक्लियनों को बांधे रखने में। तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए, एक जगह बाइंड करके रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल न्यूक्लियनों का जो वजन था, और जब वो एक न्यूक्लियस के अंदर आ जाते तो जो वजन था उस मास में डिफेक्ट आ जाता है, कुछ अंतर आ जाता है, उस मास डिफेक्ट के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी होती है, उस मास डिफेक्ट के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट को डेल एम से दिखाया जाता है। ठीक है, तो डेल एम सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी भाई। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी देख सकते हैं। तो तुम ऐसे भी कह सकते हो, तुम फिर से उसी क्लासरूम की एनालॉजी पे आ जाओ कि 5 लोग बाहर खड़े थे, सबका वजन अलग अलग था, 250 किलो के थे 500 लोग, और जब क्लासरूम में जाके बैठे तो 230 किलो के रह गए। तो जब उनका 20 किलो गायब हुआ ना, तो 20 किलो गायब हुआ तो 20 किलो के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी बनी E इक्वल एम सी स्क्वायर से, वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी, उनको बांधे रखने में गायब होगी। तो बंधे जब गायब हुई है, मास गायब हुआ है, मास की बनी है एनर्जी, लेकिन जब वो बिखरेंगे, टूटेंगे, तो क्या होगा, उनको एनर्जी हमें देनी पड़ेगी कि लो भाई अपनी वापस से, मतलब वो मास देना पड़ेगा, वो हमें एनर्जी देंगे। टूटते ही वो हमें एनर्जी रिलीज करके देंगे, ये कहेंगे लो भाई पकड़ो एनर्जी और हमें हमारा मास वापस दो, हम जा रहे हैं क्लास से बाहर, हमारा 250 किलो पूरा कर दो। तो ऐसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियाई जब टूटता है, वो अपने न्यूक्लियनों में स्प्लिट होता है, तो जितनी इंडिविजुअली न्यूक्लियन, सारे के सारे न्यूक्लियनों को अलग करने में, अलग होते ही वो कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, उसको हम कहते हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी। या हम ये कहेंगे कि सारे न्यूक्लियनों को एक जगह बैठाए रखने के लिए, बांधे रखने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको बांधे रखने में, यानी वो मास डिफेक्ट होके उसके कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी होती है, उसे हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, क्योंकि इस चैप्टर से 1.5 नंबर का जो सवाल आएगा वो किससे आएगा भाई, वो आएगा तुम्हारी नॉलेज कैटेगरी का। और नॉलेज कैटेगरी का मतलब ये सीधा सीधा, और वो तुम अगर मॉडल पेपर का सवाल पिछले क्लास में जो हमने बताया था उसमें कहा गया डेफिनेशन बताओ, 2 डेफिनेशन पूछ रखी है, मास डिफेक्ट और रेडियो एक्टिविटी। तो मास डिफेक्ट की डेफिनेशन पूछ रखी, तो क्या बाइंडिंग एनर्जी की नहीं पूछ सकते, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जा सकती। तो वो कैसे आती है, मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, E इक्वल डेल एम सी स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें क्या क्या पता चलता है वो अभी हम देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा डेप्थ में कंसेप्ट है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, क्यू वैल्यू, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ क्या है, इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, कौन कौन से रिजल्ट इससे निकल के आते हैं। फिर इसमें से आरबीएससी बोर्ड ने क्या सवाल पूछा कि हल्के न्यूक्लियाई इकट्ठे कैसे रहते हैं, फ्यूज क्यों करते हैं। और इसी से फिर मैंने दूसरा सवाल बना दिया कि हैवी न्यूक्लियाई टूटते क्यों हैं। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ से क्या क्या प्रॉपर्टी निकाली जा सकती है वो समझेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ सवाल लगाएंगे, इससे एनसीईआरटी के कुछ सवाल है। तो 10 सवाल तो इसके एक्सरसाइज के, 4 इसके एग्जाम्पल हैं, तो चारों एग्जाम्पल तो हमने निपटा दिए हैं। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ते ही तुमसे 13.1 हो जाएगा, 13.2 हो जाएगा, 13.3 भी हो जाएगा, 13.4 हमने कर लिया था, रेडियस वाला था,
गोल्ड और सिल्वर वाला वो हमसे हो चुका है पहले ही। 13.5 है वो क्यू वैल्यू का है और 13.6 भी क्यू वैल्यू का ही है। तो ये सवाल कल करेंगे हम। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे और सवाल बहुत अच्छे हैं, तुम पढ़ोगे। देखो 13.3 कैसा है कि कोई कॉइन वगैरह दिया गया है, सिक्का वगैरह दे रखा है कॉपर का, और उसको उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉनों में तोड़ना है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बस थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो भाई हम यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व से कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।